हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं आपके साथ, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। बहुत ही आसान सा, शानदार सा एक टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, विषम चक्रीय यौगिक की, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखना ध्यान से, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, बेंजीन को आप सब लोग जानते हो, ये आपका बेंजीन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक यौगिक है। इस बेंजीन में जो सारे के सारे ये जो रिंग में वलय में जो एटम है ये कार्बन है, और जो जुड़ रहे हैं कार्बन से वो हाइड्रोजन है, मतलब एक तरह का ये हाइड्रोकार्बन है। अब अगर कार्बनिक यौगिक में कोई हेट्रो एटम का प्रवेश करा दिया जाए, कोई हेट्रो एटम का इंसर्शन करा दिया जाए, हेट्रो एटम का मतलब ये है जैसे आपका ऑक्सीजन आ जाए, जैसे आपका नाइट्रोजन आ जाए, जैसे आपका फास्फोरस आ जाए, जैसे आपका सल्फर आ जाए। अगर ये हेट्रो एटम कार्बन की जगह आ जाते हैं यौगिक में, तो उसे हम कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक। अब देखो, चक्रीय का मतलब इसमें एक कंडीशन और भी है, यौगिक आपका साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। मतलब ये है कोई भी कार्बनिक यौगिक है, अगर उसमें कोई भी कार्बनिक चक्रीय यौगिक है, अगर उसमें कोई भी हेट्रो एटम आ जाए, कोई भी विषम परमाणु आ जाए, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, अगर ये आ जाएं तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर आपने 4 का ही नाम क्यों लिखा? हेट्रो एटम तो बहुत सारे होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब देखो भी, 4 का ही नाम इसलिए लिखा कि अभी तक ये जो 4 एलिमेंट हैं, इन्हीं ही के कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, और इन्हीं के कंपाउंड का ज्यादातर यूजेज हो रहा है। ऐसे हेट्रो कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 ही कंपाउंड इसीलिए लिखे हैं कि ये जो 4 एलिमेंट से बने हैं कंपाउंड, वो ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, और इन्हीं का ज्यादा यूजेज हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का पता चल गया, विषम चक्रीय यौगिक का आपको पता चल गया। वे कार्बनिक चक्रीय यौगिक जिनमें किसी भी हेट्रो एटम का प्रवेश हो जाता है विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। जैसे ये आपका बेंजीन है, और इस बेंजीन में हमने ये नाइट्रोजन का इंसर्शन करा दिया, तो ये आपका पिरिडीन, जानते हो आप इसे, ये आपका जो पिरिडीन है ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। क्या हो गया? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये आपका कोई कार्बनिक यौगिक है, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, और यहां पे हमने लगा दिया नाइट्रोजन, तो ये हेट्रो एटम का इंसर्शन हो गया, प्रवेश हो गया। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? विषम चक्रीय यौगिक। जैसे यहां ऑक्सीजन हमने लगा दिया, ये भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे सल्फर हमने यहां लगा दिया, ये भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखना ध्यान से, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है नॉर्मली, या हम ये कह दें नाइट्रोजन के वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, एक ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बना लिया, एक ने इधर बना लिया, 2 बच गए। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। सेम कहानी सल्फर की है। तो ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इन्हीं के बारे में अपने को अध्ययन करना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, और इसका नाम है पाइरोल, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पीरोल। पाइरोल, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पीरोल। इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम अपन देखें तो इसका नाम है
एजॉल, ये इसका नाम है। इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो इसका नाम है ऑक्सेन। इसकी अगर हम बात करना चाहें तो इसका नाम है थायोल। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम है। अब ये नाम कैसे है? ठीक है, तो देखो इधर जो 5 मेंबर्ड है, देखो हम इसमें 2 चीजें यूज करते हैं अपन, एक अनुलग्न एक पूर्व लगन। एक अनुलग्न एक पूर्व लगन। अनुलग्न जो अपन लास्ट में लगाते हैं, पूर्व लगन जो पहले लगाते हैं। जो 5 मेंबर्ड रिंग है कैसे भी हो, उसके लिए हम अनुलग्न जो यूज करते हैं वो करते हैं ओल। अनुलग्न जो यूज करते हैं वो करते हैं ओल। तो देखो इधर ओल ओल ओल। ठीक है, अब देखो ये वाला जो आपका है ये पाइरॉल, ओल लगा यहां पे। ये वाला जो है ऑक्जॉल और ये है थायोल। ये आए कैसे? जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका सल्फर है, इनके जो हम अनुलग्न यूज करते हैं वो अपन ये करते हैं नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और सल्फर के लिए थाया। तो देखना ध्यान से, एजा क्या हो गया आपका पूर्व लगन, ऑल 5 मेंबर के लिए क्या हो गया आपका अनुलग्न, तो नाम क्या हो गया एजोल। इसी प्रकार से इसका अनुलग्न क्या हो गया ऑक्सा और ऑल, इसी प्रकार इसका थाया ऑल। तो ये इनके नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम हो गए। इसको अपन पीरोल कहते हैं सामान्य नाम में, इसको अपन फ्यूरेन कहते हैं, फ्यूरेन, इसको अपन फ्यूरेन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका है थायोफीन, थायोफीन। ठीक है, तो ये इनके नाम है। अब अपन 6 मेंबर्ड की अगर बात करें तो ध्यान रखना भाई, 6 मेंबर्ड के लिए हम जो अनुलग्न यूज करते हैं वो है आपका इन। 6 मेंबर्ड के लिए अनुलग्न जो है आपका वो क्या है इन। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के लिए आपका जो पूर्व लगन है वो क्या है एजा और अनुलग्न क्या है इन। तो इस पिरीडीन का नाम, जिसको अपन सामान्य नाम इसका जो पिरीडीन अपन लेते हैं पिरीडीन, तो इसका एक और नाम क्या हो गया एजीन, ये इसका नाम हो गया। अब ध्यान ये रखना भाई, कुछ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके सामान्य नाम को ही हम आईयूपीएसी नाम में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नॉमेनक्लेचर में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम मेन मुद्दे की बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पिरोल की, पायरोल की, एजोल की। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, स्टूडेंट को बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को। यहां समझने के बाद बिल्कुल ये इजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो देखना भी ध्यान से। पायरोल की हम बात करने वाले हैं, पिरोल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एजोल की हम बात करने वाले हैं, साथ साथ हम फ्यूरेन और थायोफीन को भी लेकर चलेंगे। तो देखना ध्यान से, ये आपका 5 मेंबर्ड कोई कार्बनिक यौगिक है और यहाँ पे हेट्रो एटम आ गया, और मान लो यहाँ पे हेट्रो एटम आपका आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ पे होगा तो हम उसे क्या कहेंगे पिरोल। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे फ्यूरेन। यहाँ पे आपका सल्फर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सल्फर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे थायोफीन। ठीक है, तो ये हमारे, हमको इन्होंने x मान लिया और x बराबर ये है आपके। अब देखो नाइट्रोजन अगर यहाँ पे आएगा तो लोन पेयर 1 होगा, ऑक्सीजन और सल्फर अगर यहाँ पे आएगा तो लोन पेयर कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, अब इनसे इनका हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन हम करते हैं बेंजीन से। ये लो भाई बेंजीन। अब बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे पहली तो एक बात, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनना एक बार, जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो आपका फिरोल है, थायोफीन है, जो आपका फ्यूरिन है, इनको अति
एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसकी बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एरोमेटिक होता क्या है। तो देखो ध्यान से, आपने खूब पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक होता है, नहीं भी पढ़ा तो देख लो ध्यान से, बेंजीन एरोमेटिक होता है। अब एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं? आपके वे कार्बनिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक की बहुत सारी देखो कंडीशन होती है, वे कार्बनिक कंपाउंड जो आपके प्लेनर हो, जो चक्रीय हो, ठीक है, जिनमें प्रत्येक कार्बन का, प्रत्येक एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो sp हो या sp2 हो। और एक मेन जो कंडीशन है वो क्या है? वो कंडीशन है हक्कल के नियम की पालना करनी चाहिए, हक्कल्स लॉ, हक्कल्स रूल की पालना करनी चाहिए। और हक्कल्स लॉ क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी डीलोकेलाइज होना चाहिए, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं क्या क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। देखना ध्यान से, ये तो थ्योरी की बात होगी। प्लेनर होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन या तो sp या sp2 होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और हक्कल के नियम की पालना करना चाहिए। अब हक्कल के नियम की पालना का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे n बराबर 0 1 2 3 अगर हम रखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा, n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। n बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 पाई। n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 पाई। n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 पाई। ऐसे चलता रहेगा आगे। मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास सिस्टम में होने चाहिए। फिर से सुनना एक बार, आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल कंपाउंड से, और स्टेबल होता है वो क्योंकि उसमें अनुनाद एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और देखो इधर, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और हक्कल के नियम की पालना करना चाहिए। मतलब इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई। इतने पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकेलाइज होने चाहिए, डीलोकेलाइज होने चाहिए। और डीलोकेलाइज का मतलब यही है ये घूमते हुए रहने चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए इनका। सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो इधर ध्यान से, एक पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कैसा भी हो आपका, पाई हो या सिग्मा हो, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, एक पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेंजीन की ही हम बात करते हैं, चक्रीय है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन जो है वो इसका sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइज है। प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो आपका sp2 है। और वो कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हो सामान्यतया हम ये देखते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अगर कार्बन आपका संतृप्त है, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हम उसका संकरण लेते हैं sp3। अगर आपका कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका संकरण हम लेते हैं sp2। और कार्बन यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसका संकरण हम लेते हैं sp, ठीक है। संकरण वाले टॉपिक की भी हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकरण वाले टॉपिक की भी, ठीक है। तो हम यहां पे बेंजीन की बात कर रहे हैं, और बेंजीन जो है आपका वो उसमें प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है। तो आपकी सारी कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है। प्रत्येक कार्बन sp2 साइक्लिक है, प्लेनर है। sp2 संकरण में संरचना क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय समतली। और क्या ये हक्कल के नियम की पालना कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, 2 2 4 और 2 6, एक पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल के नियम की पालना कर रहा है। ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। अब बेंजीन की तुलना इनसे कर रहे हैं। तो देखो, अगर यहां पे नाइट्रोजन है तो 1 लॉन पेयर होगा, अगर यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन है और या फिर आपका सल्फर ऑक्सीजन या फास्फोरस जो भी है, तो आपके पास यहां पे क्या होंगे? फास्फोरस में 1 लॉन पेयर होगा, और ऑक्सीजन और सल्फर में कितने लॉन पेयर आ जाएंगे? यहां पे 2। अब ये जो यहां पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इन डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है और ये रेजोनेंस करता है, ये घूमते रहते हैं। तो देखो इधर ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इसकी अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें, ये आपका एक्स हो गया, ये बॉन्ड यहां पे चार्ज कौन सा? माइनस का, ये यहां, फिर ये यहां ऐसे रेजोनेंस आपने खूब पढ़ा है, तो ये ऐसे घूमता रहेगा। तो टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कितना हो गया? 6 पाई का ही हो गया। ध्यान देना,
वैसे आपको दिख कितना रहा है, 2 और 2 4, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस में इंक्लूड होता है, रेजोनेंस में भाग लेता है, इसीलिए ये कंपाउंड भी है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, कोई सा भी हो, यहाँ पे नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, कोई सा भी हो, ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इंक्लूड होता है, कंसीडर होता है, वो रेजोनेंस में भाग लेता है, इसलिए ये एरोमेटिक है। बेंजीन भी एरोमेटिक है, और ये आपके जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनको अति एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, उसका रीजन देखिए, अति एरोमेटिक कंपाउंड इनको क्यों कहा जाता है, तो देखना भी ध्यान से। जो आपका बेंजीन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है 5 मेंबर की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो आपका बेंजीन है उसकी जो अनुनाद ऊर्जा है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल, और जो आपके और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे अपन बात करें थायोफिन की, इसकी जो अनुनाद ऊर्जा है, रेजोनेंस एनर्जी है, वो होती है 29 किलो कैलोरी। जो आपका पाइरोल है, पिरोल जो है आपका एक लोन पेयर है, इसकी अनुनाद ऊर्जा होती है 21 किलो कैलोरी पर मोल, और जो आपका फ्यूरेन है यहां पे 2 लोन पेयर, इसकी एनर्जी होती है 16 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये इनकी जो अनुनाद ऊर्जा है, जो ऊर्जा रिलीज हो रही है, यहां पे कितनी है, 36, 29, 21 और यहां पे 16। अब देखना ध्यान से, सबसे ज्यादा अनुनाद ऊर्जा हमें कहां मिल रही है, बेंजीन में। इन सब में अनुनाद ऊर्जा कम मिल रही है, इसका मतलब ये है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा हमें मिलेगी, वो वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। ठीक है, इसका मतलब इन सब में स्थायी कौन, बेंजीन। अब ये अगर स्थायी है तो ध्यान ये रखना, जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्थायी होता है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो स्थायी है, उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पे जो बेंजीन है वो इन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक से ज्यादा स्थायी है, क्योंकि इसकी अनुनाद ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, अब ये स्थायी है तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई, कम। अब इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, इनकी क्रियाशीलता क्या हो गई, ज्यादा। ठीक है, और यही रीजन है कि इनको क्या कहते हैं, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। यही रीजन है, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब बेंजीन जो है एरोमेटिक है, जो आपके 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी आपके एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन की क्रियाशीलता, या हम ये कह दें ये जो विषम चक्रीय यौगिक हैं इनकी जो क्रियाशीलता है वो बेंजीन से ज्यादा होती है, और इसीलिए इनको कहा जाता है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अति एरोमेटिक कंपाउंड। हम एरोमेटिक की बात कर चुके, क्या होता है, सुपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा क्यों होती है ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया, अनुनाद ऊर्जा से, क्योंकि इसकी अनुनाद ऊर्जा ज्यादा है और इनकी अनुनाद ऊर्जा क्या है, कम है। क्लियर है, तो इनको कहा जाता है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं, ये जो आपके विषम चक्रीय कंपाउंड है, आपका फ्यूरिन हो गया, आपका पीरोल हो गया, आपका थायोफिन हो गया, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखना भाई ध्यान से, हमने कहा ये आपका हो गया थायोफिन, ठीक है, ये आपका हो गया पीरोल, ठीक है, और ये आपका हो गया फ्यूरिन, ये आपका हो गया फ्यूरिन। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। अब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी, तो देखना ध्यान से, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है पिरोल की, उसके बाद आपका आएगा फ्यूरेन, और उसके बाद आपका आएगा थायोफिन। अब यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। हमें पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये है,
तो क्रियाशीलता का क्रम उल्टा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्रियाशीलता ज्यादा किसकी है? पिरोल की। अब ध्यान रखना इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्रियाशीलता ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फिर से देखना, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, ये देख चुके हम रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो जो रिएक्टिविटी है उसका क्रम उल्टा होना चाहिए, जो सबसे कम स्थायी है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा स्थायी है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्रियाशीलता, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, लेकिन इसकी क्रियाशीलता ज्यादा ना होगी, किसकी होगी? फिरॉल की। इसका रीजन क्या है? और इसका रीजन ये है, यहां पे हेटेरोएटम कौन सा है? ऑक्सीजन, और यहां पे हेटेरोएटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और जो आपका नाइट्रोजन है ये इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब हम कोई भी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी ये रिएक्शन शो करेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देता है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी से ज्यादा हो जाती है। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन आपका ये है कि थायोफिन की जो रिएक्टिविटी है वो पिरोल से ज्यादा कम होती है, क्यों? फिर से सुनना, जो पिरोल है उसकी क्रियाशीलता थायोफिन से ज्यादा होती है, क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखना ध्यान से। पिरोल की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता जो है वो ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है? ये आपका पिरोल और ये आपका थायोफिन, ठीक है। तो पिरोल की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है थायोफिन से, और ज्यादा क्यों है? एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों में स्टेबल कौन? थायोफिन, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी इसकी कितनी थी? 29 किलो कैलोरी, इसकी कितनी थी? 21 किलो कैलोरी। ये ज्यादा स्थायी है, इसलिए क्रियाशीलता क्या हो गई? कम। और भी देखो आप, यहां पे कौन है? नाइट्रोजन, यहां पे कौन है? सल्फर। अब अगर अपन कंपैरिजन करें तो ये वाला जो एटम है नाइट्रोजन और ये वाला जो एटम है सल्फर, ठीक है, तो रेजोनेंस जब ये करेंगे तो देखना ध्यान से, ये अपना लॉन पेयर दे देगा, रेजोनेंस होता रहेगा, ये अपना लॉन पेयर दे देगा, रेजोनेंस होता रहेगा। अब ज्यादा आसानी से लॉन पेयर कौन देगा? ज्यादा आसानी से लॉन पेयर कौन देगा? ये सल्फर देगा, ठीक है, और ये सल्फर ज्यादा आसानी से अपना लॉन पेयर दे देगा। इसका मतलब हम ये ऐसे देख सकते हैं इसको कि सल्फर के जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन की तुलना में रेजोनेंस में ज्यादा इंक्लूड होते हैं, ज्यादा भाग लेते हैं, इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है और इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? इससे कम। और देखो, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी कक्षक होते हैं, और वो जो वैकेंट डी कक्षक हैं वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए भी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी इससे क्या हो जाती है? कम। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन रहा था, जो पायरोल है उसकी रिएक्टिविटी थायोफिन से ज्यादा है, और उसका रीजन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये लॉन पेयर आसानी से देगा, इसका लॉन पेयर ज्यादा इंक्लूड होगा रेजोनेंस में, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो भी अनुनाद में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। अब हम बार बार देखो, हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम रेजोनेंस देख ही लेते हैं कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो 5 सदस्यीय जो विषम चक्रीय यौगिक हैं, उनमें रेजोनेंस होता कैसे है? तो देखो भी कैसे होता है रेजोनेंस। ये आपका एक्स हो गया, और यहां पे एक्स में अपन कुछ भी लें, नाइट्रोजन लें, फास्फोरस लें, सल्फर लें, ऑक्सीजन लें, एक लॉन पेयर तो आएगा कम से कम, ऑक्सीजन सल्फर में 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भी रेजोनेंस कैसे करेगा, ये वाला लॉन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गई इसकी? देखो, एक्स यहां से लॉन पेयर गया, यहां बॉन्ड बन गया, लॉन पेयर इसने डोनेट किया, चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का। ये छोटी छोटी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं। यहां पे चार्ज कौन सा आ गया? माइनस का। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर देखो, ये वाला माइनस चार्ज यहां बॉन्ड बनाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो बना क्या? यहां पे पहले से बॉन्ड है, चार्ज कौन सा? प्लस का। यहां पे क्या बन गया? बॉन्ड। यहां पे क्या बन गया? माइनस चार्ज। आगे अगर अपन बात करें इसकी, ये वाला माइनस चार्ज कहां जाएगा? यहां पे, और ये वाला माइनस चार्ज, ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा? आगे। तो देखो ध्यान से,
देखो यहां पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन गया, यहां पे चार्ज कौन सा, माइनस का, यहां पे बॉन्ड बन गया, इस पे चार्ज कौन सा, प्लस का। फिर देखो ये माइनस चार्ज यहां, ये यहां, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला माइनस चार्ज यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे चार्ज कौन सा, प्लस का। अब लास्ट में क्या होगा, ये यहां और ये यहां, फिर से वो वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ऐसे इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। यहां पे आप जब नाइट्रोजन लगाओगे, यहां पे जब आप नाइट्रोजन लगाओगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन में लोन पेयर 1 आएगा। अगर यहां पे ऑक्सीजन या सल्फर लगाओगे तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे। अब आपको करना क्या है, क्या ऑक्सीजन और सल्फर के दोनों लोन पेयर जो हैं वो रेजोनेंस में इंक्लूड होंगे, नहीं, एक ही होगा, क्योंकि हमें तो एक ही नीड है। हमें इसको एरोमेटिक बनाने के लिए एक ही लोन पेयर की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इंक्लूड होगा, दूसरा जो लोन पेयर है वो ऐसे कैसे बचा रह जाएगा। तो ये इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी रिएक्शंस की, कि कौन सी पोजीशन से रिएक्शन देंगे और कैसे ये देने वाले हैं रिएक्शन।